हेलो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं 5th यूनिट जिसका नाम है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। ये यूनिट थोड़ी हटके है, थोड़ी सी टफ हो सकती है। मींस आपको समझने में थोड़ा सा आपको एफर्ट्स करनी पड़ सकती हैं क्योंकि ये कंसेप्ट ही ऐसा है, मैथमेटिकल कंसेप्ट है। जैसे हमारा पहला कंसेप्ट है सेंटर ऑफ मास, जिसको आप हिंदी में कहते हो द्रव्यमान केंद्र। ये एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है। किसी भी सिस्टम का या वस्तु का सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर हम मान लेते हैं कि वस्तु का सारा द्रव्यमान केंद्रित है और उस द्रव्यमान केंद्र का जो मोशन है वो उसी प्रकार का होगा जिस प्रकार का पूरे सिस्टम का है। कहने का मतलब पूरा सिस्टम जिस प्रकार से गति करेगा, और पूरे सिस्टम का अगर हम द्रव्यमान एक ही बिंदु के ऊपर केंद्रित मान लें तो दोनों ही स्थितियों में, दोनों ही कंडीशंस में ट्रांसलेशनल मोशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये टोटली मैथमेटिकल कंसेप्ट है। सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पर हम सेंटर ऑफ मास निकाल कर देखेंगे 2 पार्टिकल सिस्टम का। तो मेरे पास सिस्टम में 2 पार्टिकल्स हैं। ये मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ले लिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यहाँ पे मैंने स्पेस में अपने 2 पार्टिकल्स दिखा दिए, एक ए पोजीशन के ऊपर, दूसरा बी पोजीशन के ऊपर। पार्टिकल्स के मासेस हैं m1, m2। इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं r1 वेक्टर, r2 वेक्टर। अब हम बात करते हैं कि पार्टिकल्स के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं। लेट F1 इज द फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्टिकल एंड F2 इज द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सेकेंड पार्टिकल। अब ये दोनों पार्टिकल्स हैं, ये भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। F12 कौन सा फोर्स है जो फर्स्ट के ऊपर सेकेंड ने लगाया, और F21 कौन सा फोर्स है जो सेकेंड पार्टिकल के ऊपर फर्स्ट ने लगाया। मान लेते हैं दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह के फोर्सेस जो फर्स्ट पार्टिकल सेकेंड के ऊपर लगाए, सेकेंड फर्स्ट के ऊपर लगाए, ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं इंटरनल फोर्सेस। आपको नज़र भी आ रहा है ये एक दूसरे के अपोजिट है। अब हमने लिखा Let v1 and v2 are the velocities of these particles। जो a और b पॉइंट के ऊपर पार्टिकल्स रखे हैं जिनके मासेस m1 m2 हैं, मान लेते हैं उनका वेग कितना है v1 और v2। तो v1 क्या होगा dr1 वेक्टर बाय dt, v2 वेक्टर क्या होगा dr2 वेक्टर बाय dt। तो अब हमने किस किस चीज़ की बात कर ली, पार्टिकल्स के मासेस, पोजीशन वेक्टर्स, वेलोसिटीज, फोर्सेस। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम फोर्सेस, टोटल फोर्सेस की बात करते हैं और फिर इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर टोटल फोर्स कितना काम कर रहा है, F1 तो एक्सटर्नल फोर्स था और F12 इंटरनल फोर्स था जो कि सेकेंड पार्टिकल ने लगाया था। तो ये क्या हो गया, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्टिकल। इसी तरह से टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकेंड पार्टिकल क्या होना चाहिए, F2 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर। अब हमने सिस्टम के ऊपर टोटल फोर्स निकालना है, तो इन दोनों फोर्सेस का जोड़ निकाल लिया। एक्सटर्नल फोर्सेस अलग लिख लिए, इंटरनल अलग लिख लिए। अब आपको पता है कि जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं। ये हमेशा न्यूटन के 3rd लॉ के अकॉर्डिंग काम करते हैं। इसका मतलब इसको अगर मैं एक्शन मानती हूँ तो ये रिएक्शन है, तो दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो इसका मतलब दोनों का सम क्या होगा, 0। तो हम कह सकते हैं कि हमारे सिस्टम के ऊपर जो भी प्रभाव पड़ेगा वो एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण पड़ेगा, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस का सम तो क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम लिखते हैं न्यूटन के 2nd लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन। वैसे तो F इज इक्वल टू m में जो इक्वेशन आती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो केवल फर्स्ट पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो dy dt m1 v1 क्या है, फर्स्ट पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम। तो हमने क्या लिखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज इक्वल टू टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्टिकल। फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर टोटल फोर्स कितना काम कर रहा है, F1 प्लस F12। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली टोटल चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम क्या है, m2v2। रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब dy dt।
विच इज़ इक्वल टू टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकेंड पार्टिकल। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ये टोटल फोर्सेस हम पहले भी ऊपर बात कर चुके हैं। अब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दो, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। ये भी हम पहले बता चुके हैं कि ये दोनों का सम क्या होता है, 0 होता है। अब आप देख सकते हो इधर डी बाई डी टी m1v1 प्लस m2v2 इकट्ठा कर लिया हमने, विच इज़ इक्वल टू f1 प्लस f2 विच इज़ इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल आ गया, डी बाई डी टी। बाहर लिखा हुआ है, ये डिफ्रेंशिएशन का सिंबल है, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब अंदर देखो m1v1 की जगह हमने क्या लिख दिया, dr1 बाय dt प्लस m2 dr2 बाय dt। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये m जो है ये m1 कर लेना आप कॉपी में भी। यहाँ पर m1 m2 कांस्टेंट है, चाहे मैं इनको डिफ्रेंशिएशन के अंदर ले लूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो मैं इनको अंदर ले गई, मतलब d बाई डी टी अंदर मैंने लिख लिया m1 r1 प्लस d बाई डी टी m2 r2। तो d बाई डी टी दोनों में से कॉमन आ गया, बाहर भी d बाई डी टी अंदर भी d बाई डी टी। इसका मतलब ये डबल डिफ्रेंशिएशन हो गया किसका, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर। अब हम क्या करते हैं, दो ही पार्टिकल्स थे हमारे सिस्टम में, तो टोटल मास से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी। तो m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास आ गया मास इनटू डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ सम क्वांटिटी। अब डबल डिफ्रेंशिएशन अगर मैं पोजीशन का लेती हूँ तो मुझे एक्सेलरेशन मिलता है, और मास गुना एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स। इसका मतलब ब्रैकेट में जो भी टर्म है वो पोजीशन वेक्टर को शो कर रही है। डायमेंशनली भी आप चेक कर सकते हो, ऊपर क्या है मास इनटू डिस्टेंस, नीचे क्या है मास। अगर डायमेंशंस चेक करूँ तो मास से मास की डायमेंशंस कैंसिल हो गई, कौन सी डायमेंशंस बची, पोजीशन वाली। तो मैंने इसको एक सिंबल दे दिया RCM। तो ये सारी ब्रैकेट वाली टर्म किसके इक्वल है, RCM। तो ये मैंने डबल डिफ्रेंशिएशन में क्या लिख दिया, RCM है क्या एक्चुअली, RCM इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। जो भी हम सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे थे उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, RCM। अगर मैं दोनों मासेस की वैल्यू सेम ले लूँ तो RCM की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2 बाई 2, क्योंकि M1 M2 इक्वल होके MM हो जाएंगे, 2M लिख देंगे हम। यहाँ भी M यहाँ भी M कॉमन आ जाएगा, M से M कैंसिल होके यहाँ हमारा आउटकम क्या आएगा, R1 प्लस R2 बाय 2। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स always lies in between the two particles and on the line joining them। ये हम डायग्राम में देख सकते हैं, डायग्राम पहले आ चुका है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा। ये हमारे दो पार्टिकल्स हैं A और B, पोजीशन पर हमने उनको लाइन से ज्वाइन कर दिया। तो जो सेंटर ऑफ मास है ना इन दो पार्टिकल्स के सिस्टम का, इसी लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं लाई करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास दो पार्टिकल्स का तो हमने पूरा प्रॉपर डिस्कस किया। अगर मेरे पास सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं तो n पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास का क्या फॉर्मूला बनेगा, ये सारा डाटा हम n तक ले जाएंगे। दैट मीन्स m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर कहाँ तक जोड़ेंगे, mn rn अपॉन m1 प्लस m2 अप टू mn। इसका मतलब जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब के लिए मास और पोजीशन का हम प्रोडक्ट लेंगे, सबको ऐड करेंगे और टोटल मास से डिवाइड कर देंगे। तो इसकी यूनिट्स क्या हैं, मीटर, और इसकी जो डायमेंशंस हैं वो लेंथ वाली है, और ये किसको शो कर रहा है, पोजीशन वेक्टर को। और जो CM हमने वर्ड या सिंबल यूज़ किया है वो किसके लिए है, सेंटर ऑफ मास।